नमस्ते। अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमो नमः छात्र मित्रे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के अल्टरनेटिव करंट का दूसरी पार्ट। पहले पार्ट में हम पढ़े थे अल्टरनेटिव करंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल। उसके बाद हम पढ़े थे आरएमएस वैल्यू, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। इसके साथ हम पढ़े थे आरएमएस वैल्यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेजर क्या है, फेजर डायग्राम क्या है, और प्योर कैपेसिटिव प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको जानेंगे, और उसी के साथ जानने वाले हैं आर्गन डायग्राम और फेजर डायग्राम में उसको कैसे दिखाते हैं व रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स का पीरियड नंबर 28 और अल्टरनेटिंग करंट की ये है पीरियड नंबर 2। तो पहले फेजर और फेजर डायग्राम क्या है तो अच्छी तरीके से समझने की प्रयास करें। तो फेजर क्या है? इट इज ए वेक्टर, इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर। अच्छा, रोटेटिंग वेक्टर मीन्स जो रोटेट कर सकता है। तो क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि वो वेरिंग क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो एक रोटेटिंग वेक्टर जो कि किसी साइनोसोइडियली माने साइन और कॉस के तरफ वेरी करने वाली एक क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेजर। तो पहले ही लाइन में इसका डेफिनेशन हमारे पास है कि साइनसॉइडली वेरिइंग क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? जब एक रोटेटिंग वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं फेजर। देखेंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वेक्टर इज इमेजिन्ड, इसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये रोटेट करता है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी ये रोटेट करता है जिस एंगुलर वेलोसिटी एक साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी की होती है। तो साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी अर्थात साइन और कॉस के जैसे वेरी होने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी की जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वही इसकी भी माने इस रोटेटिंग वेक्टर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और इसकी जो लेंथ होती है उसको हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद तो पहले से क्या हम जानते हैं, यदि एक साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी आई साइन ओमेगा टी है, इसको साइन कर्व के जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कि ये ओरिजिन होता है। इस ओर हम टाइम को दिखा रहे हैं। थीटा थीटा क्या होता है? ओमेगा टी होती है। थीटा का वैल्यू ओमेगा टी होती है। तो ओमेगा टी और टी को हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। इस डायरेक्शन में हम उस फिजिकल क्वांटिटी जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? साइनसॉइडली डिपेंड करती है। तो ये हो जाती है हमारे, ये जो है इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ दैट। इफ इट इज करंट देन इट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक पोलर कोऑर्डिनेट के माध्यम से। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे? हम एक कांस्टेंट वेक्टर को लेंगे। कांस्टेंट वेक्टर को मान लीजिए ये वो वेक्टर है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी इसका ये जो इंक्लिनेशन है इसको हम बोलेंगे फेज और थीटा। वो ओमेगा टी होता है, ये मिल गया हम। जैसे कि ये टी टाइम टी में ओमेगा मल्टीप्लाई करने से इसी पे ही हमको क्या मिल जाता था? उसका फेज मिल जाता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फेज। ठीक है। तो इस तरह हम
ये इसे रोटेट करेगा। रोटेट किस वेलोसिटी में करेगा? एंगुलर वेलोसिटी में करेगा ये वेक्टर। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ होगा ये पीक वैल्यू का। हो गया? तो ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे जानेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू जानने के लिए इस वेक्टर को इस एक्सिस में, वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे? प्रोजेक्शन लेंगे। अच्छा ठीक है, अब यदि प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या होगा? अब यदि प्रोजेक्शन लेंगे, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन। तो ये हो जाएगा इसका, ये यदि आई 0 है तो ये आई एज ए फंक्शन ऑफ टी। तो प्रोजेक्शन लेने से आई एज ए फंक्शन ऑफ टी चला आएगा। ये हो गया। तो जब 90 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री होगा यहाँ रहेगा। ओके, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो वेक्टर है 90 डिग्री होने पर कैसे रहेगा? ऐसे, ऐसे यहाँ रह जाएगा। देख लीजिए, यहाँ रुक जाएगा। तो प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे अब क्या होगा? यही ही प्रोजेक्शन होगा। तो आपको क्या हो जाएगा? आई 0। तो पाई बाई 2, जब पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 जब होगा क्या? फेज। तो यहाँ पाई बाई 2 डालना, तो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो आई विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा था, तो जब फेज पाई बाई 2 हो जाएगा तब करंट क्या हो जाएगा? आई 0। तो हो गया आई 0। और जब 0 होता है तो ऐसे और एक ले जाओगे, तो जब 0 हो जाएगा ये ऐसा घूम जाएगा। 0 हो गया अभी, हाँ देखो अब 0 हो गया। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? इसका प्रोजेक्शन यहाँ आकर एक बिंदी जैसा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ जब इस एंगल में रहेगा तो कितना एंगल कर रहा है? ये 0 एंगल कर रहा है। तो यहाँ फेज पे 0 डाल दोगे, 0 डालने से आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस वेक्टर का इस एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो हाँ, इस रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी। तो ऐसे हम इस प्लेन पे, इसको हम बोलते हैं फेजर, और इस डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम या आर्गन डायग्राम बोलते हैं। तो फिर चलते हैं, इसको हम देखेंगे नोट्स में। तो उस डायग्राम करने के बाद इसको आप समझ सकते हैं। ये पूरी की पूरी नोट्स है, इसको लिख लेंगे। तो ठीक है, ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज और एनी sinusoidally time varying quantity of the same frequency as rotating vector or that phasor along with the proper phase angle between them is called phasor diagram। हाँ, phasor diagram में हम क्या करते हैं? कंपेयर करके दोनों मोर देन वन जो होते हैं टाइम वेरिंग साइनसोडियली, मान लेते हैं यहाँ पर क्या? अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ, दोनों को हम एक ही इसमें दिखाएंगे, डायग्राम पे दिखाएंगे। तो उसको हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। इसमें कंडीशन क्या होती है कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखते हैं। अभी देखो, यहाँ पर दो एग्जांपल दी गई है। एक जगह पर E0 साइन ओमेगा टी दिया है, अर्थात अल्टरनेटिंग ईएमएफ की एक वैल्यू दी गई है, और अल्टरनेटिंग करंट की एक वैल्यू दी गई है जिसमें ओमेगा टी नजर आती है। ये क्या बताती है कि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। एंगुलर वेलोसिटी और एक बार बता देता हूँ, एंगल कवर्ड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे दिखाते हैं? थीटा। सो थीटा बाई टी इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी एंड थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा की जगह पर यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई है। ये फाई क्या है? दोनों की जो फेज है ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, तब ये फाई
रहती है। तो ये क्या है, फेज डिफरेंस। इन दोनों की फेज में देखो क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, फाई जो डिफरेंस है, तो फाई है फेज डिफरेंस। तो इन दोनों को यदि हम फेज डायग्राम और आर्गन डायग्राम पे दिखाएंगे तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो हम क्या दिखाने जा रहे हैं, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इसको हम दिखाने जा रहे हैं। इसी के लिए उसी कलर का भी मैं व्यवहार कर रहा हूँ। मान लीजिए ये, तो ये है रोटेटिंग वेक्टर, ये और एक रोटेटिंग वेक्टर। कलर के साथ पकड़िए, आई इक्वल टू क्या दी गई है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो इनिशियल एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। एंड इन दोनों के बीच जो है वो है फेज डिफरेंस। ये क्या हो गया, ये हो गया फाई। इस फाई को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। अब समझ में आई यह बात। इसी को, ये जो, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो इन दोनों का ओमेगा सेम होने चाहिए, उसी को ही हम दिखा सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए ही किया था, तो इसको अभी हटा देते हैं। तो देखिए ये हो गया आर्गन डायग्राम में कैसे हम दिखाते हैं, इसी को अच्छे तरह से देखिए। हाँ ठीक है, अब समझ में आया। ऐसे हम दिखाते हैं और इसको O मान लेते हैं, ओरिजिन, और इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। उस तरह के ये नोट्स प्रिपेयर की गई है। इसको x डैश y डैश वो ओरिजिन है। तो पहली वाली जो करंट और ईएमएफ को फेजर डायग्राम पे दिखाते हैं। तो अभी आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट्स की जैसे यहाँ दी गई है, यहाँ एक M है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये M है, और ऊपर जो है ये N है। कि जैसे दिखाएं तो ये कलर हो जाएगा। तो अब आप कलर के साथ भी पढ़ सकते हैं, अच्छे तरह से देख लीजिए। तो आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है। तब इसको क्या किया, हम नोट्स के साथ इक्वल बना दिए। कोई अगर मिस होगा तो भी आप सही कर लेना समझने के बाद। अच्छा, यदि पीछे होगी तो कैसे हम दिखाएंगे, यहाँ लिखी गई है वी कैन राइट के बाद, यहाँ वी कैन राइट, इसके बाद लिखी, अच्छा बाद लिखी गई है आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये लिखी गई है, नीचे लिखी गई है, दिख नहीं रही है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, नोट्स के लिए अभी कैप्चर कर लें। इसके बाद यहाँ दिखेंगे, ये तो आपके लिए है, पढ़ के आगे बढ़ना है। अब देखेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे कैसे उनकी फेज रिलेशनशिप होती है, और इसको कैसे हम दोनों कोऑर्डिनेट पे दिखाते हैं। तो चलो पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट को हम लेते हैं। तो सो दैट द वोल्टेज एंड करंट ऑलवेज वेरी इन द सेम फेज इन एन एसी सर्किट व्हेन कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो जब कभी एक सर्किट केवल रेजिस्टेंस को पकड़ती है, रेजिस्टेंस को ही धारण करती है, तो उसी के साथ उसी केस में हम इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज की जो फेज है वो इन फेज होते हैं बोलते हैं। इन फेज का अर्थ दोनों की फेज बराबर होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होती। इसको बताए, इसको आपको प्रूव करनी है। एंड सो ग्राफिकली
रिलेशनशिप ग्राफिकली एंड ड्रॉ ए फेजर डायग्राम फॉर इट। इसके लिए एक फेजर डायग्राम करो और ग्राफ में इसको भी दिखाओ। तो हाँ, अभी एक ये जो फिगर कही है इसके लिए हम फिगर करेंगे। तो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेना। क्या है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, केवल एक रजिस्टर है जो कि एक एसी सर एसी, वो एसी का वैल्यू क्या है, वो ई इक्वल टू है E0 साइन ओमेगा टी एसी। तो हम जानते हैं आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू होता है इंस्टेंटेनियस जो ईएमएफ होती है, हाँ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स। ये जो ई होता है वो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, क्योंकि और कोई सर्किट ही नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, ये जो रेजिस्टेंस है इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ई जीरो साइन ओमेगा टी होगा। तो इसको यदि लिखेंगे आगे तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ सोर्स क्या है, ये E0 साइन ओमेगा टी, वो किसके साथ बराबर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अनुसार हम निकालें। तो हम क्या, यहाँ तो E का रिलेशनशिप दे दी गई है, हम I का रिलेशनशिप निकालेंगे। तो I क्या होगा, I इक्वल टू I बराबर E0 बाई आर साइन ओमेगा टी। तो दिस E0 बाई आर को हम क्या बोलते हैं, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो अब क्या हो गया, I का भी एक मान आ गई है। अब हम इसको यहाँ E की वैल्यू आ चुकी है, इंस्टेंटेनियस E, ये इंस्टेंटेनियस I, दोनों की अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज दोनों की ही इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, तो ये अब ये कंप्लीट हो गया इस तक नोट्स, इसको हम ग्राफिकली देखेंगे। तो इस ओर हम किसको दिखा रहे हैं, टाइम को दिखा रहे हैं और थीटा को दिखा रहे हैं, दोनों ही सही होगा। जब हम इस पे टाइम दिखा रहे हैं ये होगा 0, ये होगी T/2, ये हो जाएगी T। उसके बाद जब हम थीटा को दिखा रहे हैं ये 0 ही रहेगी, ये हो जाएगी पाई, ये हो जाएगी 2 पाई। अब हम क्या देखते हैं कि करंट भी इन्हीं के जैसे ही क्या है, फेज सेम है। तो फेज सेम है तो ये वाला में उनकी जॉइंट होगी, फेज सेम होगी। हाँ, I0 क्या है, I0 जो है वो E0 से डिवाइड R होता है। हम मान लेते हैं R 1 से बड़ा है, तो I0 का जो मैग्नीट्यूड है वो E0 से कम होगा। यदि वैसे मानेंगे तो डायग्राम कैसे होगा, जब I मिनिमम है तब E भी मिनिमम है, जब E मैक्सिमम है तब I भी मैक्सिमम है। तो इन दोनों अब क्या है बोलेंगे हम, बोल ये दोनों इन फेज है, ये दोनों सब क्या है, इन फेज है। तो दोनों एक ही समय पे 0 होंगे, मैक्सिमम होंगे, मिनिमम होंगे, ये सब एक ही बार में करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा E0 और ये छोटी हो जाएगी I0, ये वाली हो जाएगी I0। इन दोनों को आपको दिखाना है। और मैक्सिमम कब होगी, ये टाइम होगी T/4 और एंगल क्या होगी π/2, यहाँ 3π/2 और टाइम हो जाएगी 3T/4। ये सबको हमें जानना है।
और वाई एक्सिस पे हम किसको दिखा रहे हैं, इसको ई को भी दिखा रहे हैं, आई को भी दिखा रहे हैं, दोनों को इस एक्सिस पे ही हम दिखा रहे हैं। ये हो गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ई और आई का ग्राफिकल, कैसे ग्राफिकली उनको हम कैसे दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम आर्गन डायग्राम या फेज वेक्टर पे, फेज डायग्राम पे दिखाते हैं तो कैसे होती है इसको देखेंगे। इस कलर का हम चूज किए हैं ईएमएफ के लिए, अगेन इस कलर का चूज किए हैं करंट के लिए, और करंट का वैल्यू को हम क्या दिखाना है, वो कम है। तो जब ये यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। जब यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे तब ये क्या दिखाएगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दिखाएगा। और ये वाला क्या है, ये है ओमेगा टी, दोनों के लिए बराबर। तो वो ओवरलैप तो करेंगे किंतु मैग्नीट्यूड वाइज वो अलग हैं होंगे। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ भी बता दी है। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो I0 का मैग्नीट्यूड, I0 का मैग्नीट्यूड ही लेस देन होगा E0 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मैंने दिखाने के लिए उनका छोटा बड़ा करके किया है। इसको अच्छे तरह से समझ के आगे बढ़ेंगे। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। तो ये E0 हो जाएगा, ये I0 भी, अच्छा I0। तो अब शुरू करने जा रहे हैं। क्या होता है E और I के बीच फेज एंगल और उनकी वैल्यू, उनको आर्गन प्लेन और फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जब वो प्योर इंडक्टिव सर्किट में कनेक्ट होते हैं। तो पहले उसका चित्र बना लेते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होती है। तो ये एक एसी सोर्स है, वो एक इंडक्टर को यहाँ क्या कनेक्ट हुई है जिसकी इंडक्टेंस L है। तो यहाँ पर मान लो किसी एक समय पर करंट इस डायरेक्शन में ऐसा फ्लो हो रहा है, जो कि अल्टरनेटिव करंट अपनी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज करती है। इसीलिए हम मान लेते हैं कोई एक समय पर, इंस्टेंट पर करंट का डायरेक्शन इंडक्टर पे ऐसे चल रही हो। तो उसी समय पर हम क्या करें, उसी समय पर इसका एक्सप्रेशन को हम देख रहे हैं। तो ये एक इंडक्टर है और ये जो पाथ का जो रेजिस्टेंस है उसको ऑलमोस्ट हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो क्या सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही अब पोटेंशियल सोर्स है, ईएमएफ सोर्स है। और हम जो जाने थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जब करंट इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर के भीतर जाएगा तब वो एक दूसरी, वो अपोज करेगा, ये चेंज को अपोज करके दूसरी एक ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा। वो ईएमएफ क्या होगी, इसको अपोज करेगी। तो ये पॉजिटिव है तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या करेगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह का एक मान लेते हैं, इस तरह का एक पोटेंशियल का वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जो कि हमारे ये वाला जो ईएमएफ है उसको अपोज करेगा। तो अब इस पे मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया, एक भी जैसा और एक पोटेंशियल जिसको अपोज करने के लिए है। तो अब इसको किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ, अच्छा यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या होगी उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। वो डायग्राम को यहीं पर कर लेनी है। तो किरचॉफ्स लॉ यदि हम यूज करेंगे तो क्या होगी, किरचॉफ्स लॉ डालने से वो क्या पॉजिटिव से नेगेटिव किया जाता है तो माइनस भी लिखेंगे, और कोई सोर्स नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो E माइनस भी के स्थान पर L di by dt
इक्वल टू 0। नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या हो गया, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हो गया हमारा नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 0, क्या लिखे, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है पोटेंशियल की, तो इसलिए हम 0 लिखे। आगे बढ़े। सो ई का मान क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ई को हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई जीरो साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। हमको क्या निकालना है, यहाँ पर आई निकालना है। आई का वैल्यू क्या होगी, तो इसी पे आगे बढ़ते हैं। डी आई को अलग रखिए और सबको दूसरी पार्ट ले जाते हैं। ई जीरो डिवाइडेड बाई एल साइन ओमेगा टी, केवल एक उसको अलग कर दिए, वेरिएबल्स को वेरिएबल सेपरेट कर दिए। एक वेरिएबल डी आई एक वेरिएबल है, उसको एक पार्श्व, और दूसरे साइड में हम क्या कर दें, और एक वेरिएबल को जो टी पर डिपेंड करते हैं उनको रख लिए। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग। तो अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे, ये इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, सो कोई लिमिट नहीं होगी, तो आगे बढ़ने से डी आई का इंटीग्रेशन आई आ जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट अच्छा साइन का है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, इसके प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, सी भी लिख देते हैं। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया। तो सी का मान अब तक हमें नहीं पता है, उसको हम एक कंडीशन डाल के निकालेंगे, वो हम देखेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ई जीरो बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अच्छा, जब ये आई भी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, टी है फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये हम जानते हैं। तो जब टाइम 0 है तब ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस समय पर करंट भी कोई नहीं है, इसीलिए क्या होगी, इस c का वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको ही यहाँ लिखी गई है। आज जो अप्लाइड साइनोसोडियल ईएमएफ को हम अप्लाई किए हैं, वो करंट भी कैसे होगी, साइनोसोडियल ही होगी। Thus the average current I must be 0 over a time period. Yes, हम जानते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट एक पूरी साइकिल में 0 है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा टी हम जानते हैं, ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होती है, एक साइकिल पे 0 हो जाती है। तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम कॉन्सेप्ट के प्रयोग से इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकाले, 0 हो जाता है, ऐसे निकाले। तो इस c का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे i, हाँ, जो कि टाइम पर डिपेंड करती है, उसका वैल्यू क्या हो गया, ई जीरो बाई ओमेगा एल, उसको लिख लीजिए, ई जीरो बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब इस c का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी इस पार्ट को हम पर्टिकुलरली, इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं I0। क्या लिखेंगे, I0। तो उसको लिख लेते हैं, इम्प्लाइज I इक्वल टू I0, फिर भी एक माइनस कॉस ओमेगा टी रह जाता है। तो इसको, इस माइनस को हम ऑब्जर्व करनी है। तो ठीक है, पहले कॉस ओमेगा टी को साइन में लिखनी है। तो लिखेंगे तो क्या आएगा, I इक्वल टू I0
माइनस अभी भी है कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। आप बोल सकते हो साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी भी हो सकती है, उसको हम नजर देंगे। तो देखो, तो आई जीरो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या हो गया यहाँ पर, ये जो माइनस था माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। यहाँ एक मैथ्स का प्रयोग हुई है, देखो साइन माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। जब वो माइनस साइन ऑब्जर्व हुआ तब क्या बना, ओमेगा टी बन गया। तो अब क्या हो सकता है, हम कंपेयर कर सकते हैं। ई तो पहले ई जीरो साइन ओमेगा टी था, अब आई क्या हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बन गया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर प्लस लेते तो भी साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी हो जाता, किंतु कंपेयर कैसे करते? कंपेयर करने के लिए फेज को जो कंस्टेंसी चाहिए उसी के लिए हम ओमेगा टी को यहाँ लाना चाहते हैं, तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी व्यवहार किए, तो ये ठीक है। मुझे लगता है अब ये समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया, एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, ये जो माइनस पाई बाई टू ये फेज डिफरेंस हो गया। किस किस के बीच में, ई और आई के बीच में माइनस पाई बाई टू क्या हो गया, फेज डिफरेंस। तो ठीक है, अभी इतने तक हम क्या कर देते हैं, यहाँ भी चाहे तो लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये माइनस पाई बाई टू क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। तो इतने तक लिख लीजिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अब हम फेज रिलेशन बिटवीन ई एंड आई इसको हम देखते हैं क्या होता है। हाँ, जो मैं बोला ऑन कंपेयरिंग दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 को, 1 क्या है E इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, 2 क्या है I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, उसको 2 ले लेना। तो उन दोनों को हम कंपेयर करके क्या पाते हैं, यह देखते हैं कि करंट जो है वो पाई बाई टू रेडियन लेस देन है, पीछे है करंट, क्योंकि जो फेज था E का क्या था, ओमेगा टी था, एंड आई का क्या हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये जो माइनस पाई बाई टू है तो पाई बाई टू पीछे है, इसको ये बता रही है। दस इंडक्टिव एसी सर्किट द वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट। हाँ, करंट पीछे है, कहाँ पीछे है, इंडक्टर, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे है, उसको हम बोलते हैं लैग्स बिहाइंड, पीछे रह जाता है। तो कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, जो भी हो। तो कितनी एंगल में वो लीड करता है, 90 डिग्री में, पाई बाई टू में। ठीक है, तो ठीक है, इस सबको वो दिखाएंगे। पाई बाई टू यदि एंगल फेज हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा टी बाई फोर, उसे भी हम देखेंगे। तो इनका यदि ग्राफ हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो ग्राफ वाला एरिया है वो हम दूसरे जगह करते हैं, उसको हम यहाँ, तो हम ग्राफ करेंगे। ग्राफ कैसी होगी, ग्राफटा देखि नबा, ई पाई हमें करथिले को कलर यूज करथिले, ए कलर। तो ई रो ग्राफटा तो नॉर्मल साइन ग्राफ ही हबो। तो जोठी की ए एक्सिस रे हम कोन नउथिले, टाइम नउथिले और थीटा मध्य नउथिले। ए एक्सिस रे हम ई नउथिले, ई और आई नउथिले। तो ठीक अच्छे, तो ई कॉस साइन ओमेगा टी एमती ही गला। किंतु ठीक से समय रे जते बेले टी जीरो अच्छी से टाइम रे आई कोठी अच्छी, आई पछरे अच्छी, केते पछरे अच्छी, माइनस पाई बाई टू रे। तो पाई बाई टू हेला बेले आई केते आछी, पाई बाई टू हेला बेले जीरो आछी। पके दो से वैल्यू रे, को वैल्यू रे आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू।
तो टी ओमेगा टी रो वैल्यू जो पाई/2 हम ओमेगा टी माने एटा ओमेगा टी रो वैल्यू जो पाई/2 हम आई रो वैल्यू कौन हम 0 तो यहाँ गोटे पॉइंट पड़े आसला। अच्छा पाई पकेले मैक्सिमम हम तो ये मैक्सिमम हम टी कम कर कहीं E0 आउ V0 भितर E0 इक्वल टू किछ गोटे आसला किंतु आई इक्वल टू कौन आसला E0/ओमेगा L तो E0 रे किछ गोटे डिवाइड होती मानिकी आम ये कौन ना यार हाइटा ये हाइटा आमर आसला E0 तो I0 रो हाइटा टी कम आम नौ तो यहाँ आम I0 रो वैल्यू नौ ठीक अच्छे जीरो थी समय टी जब जीरो पकईदे ये -पाई/2 -I0 ये तो I0 ही अटे कि माइनस डिरेक्शन अच्छी केतबेले जीरो पकेवा समय तो आम ड्र करवा ग्राफटा एमती हम एवं आ समय मैक्सिमम हम ये आसला ये मिनिमम हम ये नेगेटिवली मैक्सिमम हम होगा एमती से ग्राफ टी जीव हाइटा को यार देखा पड़ो है तो ये हूँ तार मैक्सिमम हाइट I0 तो टी पछरे रहा ये हूँ पाई/2 पछरे रही -पाई/2 अच्छे लैक्स बिहाइंड तो ये होगा तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आउ जदि ताको आम आर्गान प्लेन रे रिप्रेजेंट करवा तो केमती हम तो प्रथमे E0 sin ओमेगा टी ए डायरेक्शन रे कले आउ करेंट कौन होची ना पछु को रोची तो -पाई/2 -पाई/2 ये हो गला केते ए डायरेक्शन रे हम नवा फल रे ये तो हो गला ओमेगा टी ये ताठू पाई/2 पछरे रहला ये हो गला पाई/2 एवं ये किए रहा E0 ये किए रहा I0 तो ताको हाँ टिके रही देखीदे ठीक रे हाँ बर्तमान दिशुची E रो वैल्यूटी आगरे रही एवं I रो वैल्यूटी पछरे रही ये हूँ आर्गान प्लेन रे फेजर डायग्राम रे तो यहाँ हम फेजर डायग्राम के साथ उसको दिखाए हैं E0 वो थोड़ा पाई/2 आगे है E0 सब भी I0 माने रेजिस्टेंस में प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो प्योर इंडक्टिव सर्किट हो प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो उसको हम EMF को हम इसी डायरेक्शन पे ही रखते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके I का वैल्यू क्या होती है E तो वैसे ही रहेगा तो रेजिस्टिव में क्या होती थी दोनों फेज इन फेज होते हैं तो दोनों की ओमेगा टी ओवरलैप करके रहते हैं और इंडक्टिव में क्या हो गया आई थोड़ा पीछे चला गया तो यही है बात ये कैसे ड्रॉ किए कलर के साथ इसको भी आप समझ लीजिए कलर का कोई विशेष भेद स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ती तो हम कुछ लाते हैं अब वो वेरिएशन दिखेगी ठीक है इसी के साथ समझ लेना ये कैसी होती है हाँ तो आगे बढ़ेंगे जिस समय पर ये ई होगी उसी समय पर ये आई होगी प्रोजेक्शन लेते हुए वो क्या दिखाएगा इंस्टेंटेनियस
वैल्यू दिखाएगा उस क्वांटिटी का। तो ये हो गया, ये दोनों फिगर को आप बना लेना कहाँ, यहीं पर। तो डिटेक्ट भी की गई है किस किस के लिए आप ये सब डायग्राम बनाएंगे। पहला डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, दूसरी डायग्राम फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसको लिख लीजिए। ठीक, तो लिख लेना स्क्रीनशॉट बना के। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे, इसका ही एक्सप्लेनेशन की गई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है। फिगर जो दूसरी वाली फिगर है वो दिखाती है π/2 रेडियन पीछे है करंट, तो उसको ही लिखी गई है। अब हम देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। नया एक टर्म आया आपके पास, वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। कंपेयरिंग इक्वेशन, जो कि पहले था, क्या था, आई इक्वल I0 का वैल्यू कैसा आया, E0 ओवर ओमेगा एल विथ द ओमिक रिलेशन। ओमिक रिलेशन क्या है, I इक्वल टू E0/R। ये हमें आगे से पता है। हाँ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी ये यूज किए थे। तो पाए ओमेगा एल, तो E0 तो सेम ही है, किंतु यहाँ जो R है जो था कहाँ रेजिस्टिव रेजिस्टेंस पे, ये हो गया हमारा ओमेगा एल। आर के स्थान पर क्या है, ओमेगा एल। ये वो सेम रोल प्ले करती है जैसे कि रेजिस्टेंस आर प्ले कर रहा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे। तो दोनों की कंपेयर करने से पता चला इट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। रेजिस्टिव सर्किट पे आर अपोज कर रहा था, किंतु इंडक्टिव सर्किट पे वो ओमेगा एल है, तो वो रेजिस्टेंस बोल रहे थे कहाँ, जो रेजिस्टिव सर्किट में आर को, यहाँ आर के स्थान पर है ओमेगा एल। ओमेगा एल को हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स एल, एक्स सफिक्स एल, एल फॉर इंडक्टर, दैट इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो यहाँ हम देखते हैं 2 पाई एल सब कांस्टेंट है, तो जो एक्स एल का वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तब एक्स एल का वैल्यू भी जीरो होगी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू जीरो होगी किसके लिए, जिसका फ्रीक्वेंसी जीरो है। किसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो है। तो ये लिखी है, तो कोई रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगी किसके लिए, डीसी के लिए। तो डीसी को ये अलाउ करेगा, किंतु जब, तो ये लिखी गई है दस इंडक्टर अलाउस डीसी फ्लो इजीली एंड अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। क्यों एसी, एसी में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जितना बढ़ेगी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का वैल्यू उतना बढ़ेगी, तो ऑपोजिशन भी उतना बढ़ेगा। तो ये लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, तो आगे वेरिएशन एक्सएल विथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको हम दिखाना चाहते हैं। ये बहुत इजी है, थोड़ा ही जान लीजिए क्या है इसमें। तो ये ग्राफ लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे रखिए, जो रिएक्टेंस है उसको वाई एक्सिस पे रखिए। तो हम देखते हैं उनके बीच क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये है वेरिएशन ऑफ एक्सएल विथ, क्योंकि फॉर्मूला है एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल एंड इसमें हम पाए थे एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, उसका कर्व ऐसे होगा। ये ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में
क्या होता है। तो अब हम देखेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होती है, उनके फेज डिफरेंस क्या होती है, तो उनको ग्राफिकली और इन फेजर डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्योर सर्किट कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होती है, तो उससे पहले जान लीजिए ये एक कैपेसिटर कनेक्ट है एक सर्किट में जिसमें जो कि एसी सोर्स को रखता है। तो एसी सोर्स में एक कैपेसिटर ही लगी है। तो किसी मोमेंट में मान लो यही करंट की डायरेक्शन हो गई आई, तो क्या होगा, इस तरह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे। तो एक बैटरी के जैसे भी काम करेगा। तो इनमें पोटेंशियल क्या डेवलप हो जाएगा, V। तो यहाँ क्या पोटेंशियल है, EMF है, E। तो अब जब हम यहाँ पर क्या किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस भी इक्वल टू 0, क्योंकि और कोई, तो ये हो गया पिक्चर 7.12। ओके। तो ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स ए कंटिन्यूअस बट अल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट इन द सर्किट। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट जैसे है, आप ये याद रख लीजिए कि जो कैपेसिटर होते हैं वो डीसी को रोक देते हैं किंतु एसी को अलाउ करते हैं। क्यों अलाउ करते हैं उसको हम आज इक्वेशन के मदद से जान सकेंगे। किंतु यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मान के चलिए पहले। हाँ, तो क्या हो गया हमारा, अभी जो इक्वेशन आएगा वो आएगा E माइनस भी इक्वल टू 0। ये कैसा आया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूजिंग KVL। वो कैसे यूज किए, यहाँ से जब आरंभ किए E, यहाँ का वोल्टेज से ये आगे बढ़ता गया, कोई भी और वोल्टेज सोर्स नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस आया, प्लस से नेगेटिव की ओर जा रही है, माइनस की ओर, तो नेगेटिव भी यूज किए, E माइनस भी इक्वल टू, और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो इक्वल टू 0 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, E का वैल्यू क्या दी गई है, E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। एंड ओके, माइनस V का वैल्यू क्या होगा, V Q इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू सी भी। ये हम कैपेसिटर के रिलेशन हम जानते थे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन C, where C is the capacitive reactance of that particular कैपेसिटर। इतना हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाहर जाके। तो हमारा आया था E0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू Q अपॉन C। अच्छा, क्यों हमें क्या निकालना है, I का रिलेशन निकालनी है। तो I इक्वल टू हम क्या जाने हैं, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आज I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। हाँ, तो यहाँ से हम Q को निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू E0 C साइन ओमेगा टी। तो Q का वैल्यू यहाँ डालने से क्या आता है, डी बाई डी टी ऑफ E0 C साइन ओमेगा टी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखें, तो क्या आ रहा है, E0 C कांस्टेंट गोज आउट ऑफ डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव के आगे निकल गए। तो अब बचता है डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी।
इसके बाद एंगल डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करनी है, तो E0 सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। तो इसको हम यदि हम सही ढंग से लिखें तो अब आई निकल गया हमारा, तो देखते देखते ही आई का वैल्यू आ गया। सो क्या होता है आई का वैल्यू यहाँ पर, आई इक्वल टू E0, अच्छा ओमेगा सी है, एंड कॉस ओमेगा टी। कॉस तो हम नहीं लिखना है, हमको साइन में लिखनी है। साइन यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमे, अच्छा पाई बाई टू प्लस ओमेगा टू, पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, किंतु अभी भी हमें मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो टेंडेंसी है वो हम देखते हैं रजिस्टर में। रजिस्टर में क्या आती थी, यहाँ I0 रहती थी। I0 कैसे रहती थी, I0 E0 अपन R रहती थी। तो उसी टेंडेंसी में हम इसको देखना चाहते हैं। तो इस तरह देखने से क्या होगा, E0 से कुछ डिवाइड करनी है, WC तो मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/ωc डिवाइड हुए हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। और अभी इसको हमारा साइन ओमेगा टी पहले था, तो पाई बाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ सेंस, तो इसी अंदाज से हम देखेंगे यहाँ पर। तो अब देखने से क्या पता चलता है, हमारे जो I0 का वैल्यू है इसको हम आगे भी ले सकते हैं, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो अब ये कंपैरिजन के लायक हो गया। तो देखो पहले जो इक्वेशन था क्या था, ये था E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, I इक्वल टू हो गया I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ प्लस पाई बाई टू ज्यादा है, ये क्या है, E और I के बीच में फेज डिफरेंस है। तो कौन आगे है, I आगे है। यहाँ पर कौन आगे है, I। तो यहाँ I0 कितना होगा था, तो यहाँ I0 हो जाएगा E0 अपन 1/ωc। तो इससे कंपेयर करने से R के स्थान पर क्या है, 1/ωc। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कितने तक यहाँ होने, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया, इसको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ डायग्राम करनी है और यहाँ जो डेरिवेशन वहाँ क्या इसको लिखनी है। तो आगे चलेंगे, फेज रिलेशनशिप बिटवीन E एंड I। तो हम देख लिए हैं, क्या देखें कि फेज ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, करंट में ज्यादा है, करंट आगे निकल जाता है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, इक्वेशन 1 है E0 का जो वैल्यू E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, E का इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हम क्या लिखे हैं, नंबर 1 दिए है इक्वेशन, और 2 लास्ट में जो कवर जो ब्रैकेट वाला इक्वेशन था उसको हम दिए इक्वेशन नंबर 2, जो कि करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाती है। तो हो गया, उन दोनों को कंपेयर करने से हमें मिला, क्या मिला, कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट लीड्स। ये हमें पता चला उन दोनों की कंपैरिजन से कि यहाँ करंट लीड करती है वोल्टेज से, या वोल्टेज लैग्स बिहाइंड माने पीछे रहती है, किससे, करंट से। कितने पीछे रहती है ना, पाई बाई टू रेडियन। तो उसको फेज रिलेशन बिटवीन E एंड I को हम ग्राफिकली दिखाएंगे, और उसको हम जिसमें ग्राफिकली दिखाएंगे उसको अब दे देना ये नंबर,
क्या नंबर 7.13 ऐसे हम लिखे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर देन द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ ए पीरियड। हाँ, π/2 जबकि फेज डिफरेंस होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, t/4, क्योंकि पाई होने से t/2, 2 पाई होने से टी, अर्थात टाइम पीरियड, 2 पाई कवर करने में टाइम पीरियड। तो इसको अच्छे तरह से समझ लेना। ये जो, हाँ, ये जो है, तो ई के लिए हम लेते हैं ये कलर, ई को, ये तो साइन कर्व भी होगी, ऐसे होगी, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगी। ये यदि टी लेते हैं तो यहाँ t/2, यहाँ टी। ये यदि थीटा लेते हैं जिसकी वैल्यू है ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने से भी वैसे ही रहेगा, तो ये 0 ही होगा। थीटा यहाँ पाई हो जाएगी, यहाँ 2 पाई हो जाएगी। ये हो गया बात। तो ठीक है, तो आगे देखेंगे। ये आई को यदि लेंगे, आई को हम इस कलर से लेते हैं, ये कलर का डिफरेंस होता है या नहीं, थोड़ा डिफरेंस है, उसको अच्छे तरह से दिखा देते हैं। अब हो रहा है, तो ई क्या होती है, आगे निकल जाता है, तो उसको इक्वेशन में कंपेयर करके हम देख सकते हैं। यहाँ जब टाइम 0 होती है तो करंट कहाँ होती है, टाइम 0, यहाँ t0 डालने से ये π/2 में चले जाते हैं। π/2 अर्थात मैक्सिमम होती है करंट, जबकि टाइम 0 होती है। तो ये हम डाल लेंगे, तो पॉइंट आया यहाँ, टाइम 0 होने से करंट मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू कम ऊपर हो सकती है, तो यहाँ भी हम दे सकते हैं, किंतु ये ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने से ये कितना होगा, आई 0 हो जाएगा। टाइम 0 है किंतु करंट मैक्सिमम है। अच्छा, जब π/2 हो जाएगा तब 0 हो जाएगा, लेकिन -π/2, अच्छा, पाई जब हो जाएगा तो नेगेटिवली मैक्सिमम हो जाएगा। 3π/2 होने में फिर से 0 हो जाएगा, 2 पाई होने में फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। ये पॉइंट्स आगे हैं, इसको लेकर हमें क्या करनी है, ग्राफ करनी है। इसको सही हाइट में छोड़ देना। ये हो गया, ये से ग्राफ आ गया। हाइट थोड़ा हम कम किए हैं, मानते हैं हम ये कि E0 का जो मैग्नीट्यूड है वो हम ये मानते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, किंतु ग्राफ ऐसे ही रहेगा। हम ग्राफ को यहाँ शो कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे ग्राफ किए हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ऐसे माने हैं। हाँ? यदि समान मानोगे तो ऐसा होगा, बड़ा मानोगे तो ऐसा होगा, किंतु ग्राफ जहाँ से शुरू हुआ है, जिस जिस पोजिशन में मैक्सिमम और मिनिमम हुआ है वो वैसे ही रहेगी। तो ठीक है, तो क्यों हम ऐसा किए ये भी आप जान पाए। तो ये जो है, ये जो है, ये कितना होगी, ये होगी E0, और ये जो हो रही है नेगेटिवली E0, ये जो है ये है I0, ये भी हमें पता है। तो ये हो गया ग्राफिकली हम जो फेज रिलेशंस आए उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे उनको फेज डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले जो हम दिखाते हैं, ई को दिखाते हैं। मान लीजिए ई ऐसे है, तो ये कितने आगे है, ये ओमेगा टी आगे है। ठीक है, ये भी हम मान लिए। ये जो मैग्नीट्यूड है ये E0 होती है, इसको भी हम जाने। ये ओरिजिन होते हैं, इसे भी हम जाने। तो देखो ये सब हम जान चुके हैं। तो अब करंट कहाँ होगी, करंट आगे होगी। आगे होगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेगी। एंटी क्लॉकवाइज इसको आगे बोलेंगे, क्लॉकवाइज पीछे।
तो आगे π/2 हमें लेनी है। तो आगे π/2 लेने से ये क्या हो जाएगा, इस ओर आ जाएगा। और करंट के वैल्यू यदि छोटे मानेंगे मैग्नीट्यूड वाइज जो हमें वहां दिखा है, तो छोटा कर लिए तो हो गया ये। तो इसको अच्छे तरह से जान लो, ये बहुत इजी है। हाँ, तो ये वाला कितना एंगल होगा, ये π/2 होगा। तो π/2 कौन आगे है, करंट आगे है। तो ये जो मैग्नीट्यूड क्या बुलाएगा, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट माने है। तो इसको फेजर बोलेंगे, फेजर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने को फेजर डायग्राम बोलेंगे। तो यहाँ लिख लेना 7.13 जो फिगर का जो भी आप दे सकते हो अपने मर्जी नोट्स के लिए। तो ये उसका बी पार्ट भी है ऐसे हमें लगता है। तो यहाँ ग्राफिकली दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ फेजर डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको यदि आपको क्या पानी है, प्रोजेक्शन के साथ प्रोजेक्शन में लेने से इंस्टैंटेनियस करंट भी हमें मिल सकता है। इंस्टैंटेनियस करंट कैसे हम इंस्टैंटेनियस करंट पाते हैं, ये हम बता चुके हैं। जब आप प्रोजेक्शन लोगे वाई एक्सिस पे, तो किसका मान दिखाएगा, वो इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रोटेटिंग क्वांटिटी वो दिखाएगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात आई समझ में, तो आगे चलें। तो ये हो गया। इस यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना। हाँ, अब आप ले सकते हो क्या, नोट्स के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो। यहाँ पढ़ता हूँ, π/2 रेडियन विथ फेजर ई वेक्टर एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो नहीं दिखाई पड़ती है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। तो कंपेयर करने से हमें पता चलता है I0 का वैल्यू क्या है, E0/1/ωc। तो जैसे कि हम लिखते थे I0 पे E0/R, R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर क्या आया, I0 इक्वल टू E0/1/ωc, वहाँ R था, ये 1/ωc है। इसको हम दिखाते हैं XC पर। XC क्या होती है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका भी यूनिट क्या होगा, ओम होगा। किस पार्ट का, XC का यूनिट ओम होगा। ठीक है, तो ये हो गया। कैपेसिटेंस का तो फैराड हमें पता है। अच्छा ठीक है, तो आगे देखेंगे। यहाँ से पता चलता है इस रिलेशन से 2π एंड c कॉमन, सो Xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। Xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा वो क्या होगा, डीसी करंट होगा। डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 है। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ देखते हैं हम Xc का वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। माने इंडक्टिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बहुत ज्यादा होने से डीसी उसको क्रॉस करके नहीं जा सकता। जबकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होने से, माने तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, एफ का वैल्यू ज्यादा होने से इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है। कम होने से जो अपोजिशन करने का, रेजिस्ट करने का जो क्षमता है वो घट जाती है। तो अच्छे तरह से ये पास करते हैं। तो कैपेसिटर किसे अलाउ करती है, एसी को अलाउ करते हैं। इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, जहां हम पा सकते हैं कैपेसिटर अलाउस एसी, और उस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आपके कोर्स में है, तो इसको अच्छे तरह से सुनना, जो कि हम 31 लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा Xc inversely proportional to 1/f, so f equal to 0, Xc equal to infinity. F has some non-zero value, then it has, and if f is more, then capacitive reactance is less. That is here written.
infinite resistance to the flow of DC, so blocks DC obviously. तो आगे यदि हम देखेंगे तो IRMS का वैल्यू क्या होता है? IRMS का वैल्यू हमें पता है I0/√2, I0/√2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं E0 डिवाइडेड बाय 1/ω/c, जो कि I0 के स्थान पर आया यहाँ √2। तो इसको हम आगे और कैसे लिख सकते हैं? E0/√2, इसको हम बोलेंगे ERMS डिवाइडेड बाय 1/ω/c। तो ये हो गया ERMS/XC। तो IRMS इक्वल टू ERMS/XC, किंतु ये हर जगह नहीं होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि I इक्वल टू E/XC, ये नहीं लिख सकते, ये आप नहीं लिख सकते। किंतु यहाँ ठीक होता है I0 के साथ, यहाँ ठीक होती है IRMS के साथ। ऑलवेज ये करेक्ट नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपके लिए नोट्स। तो यहाँ एक ग्राफ भी आती है, उसको हम भी देख लेंगे। तो ठीक है, अब तक के लिए ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी, ये तो शो कर ली है यहाँ पर। तो इसको ग्राफिकली केवल हम देख लेते हैं। तो ग्राफिकली दिखने से वो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। इस पे हम दिखा रहे हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज आप मान सकते हैं, हर्ट्ज में है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका यूनिट है ओम, इसका यूनिट है ओम, जैसे कि रेजिस्टेंस की थी। तो ये ग्राफ कैसे होगा? ये ग्राफ इस प्रकार होगी, इनवर्स कर्व ऐसे। इसको एसिम्पटोट कर्व भी हम मानते हैं। तो ये हो गया, इस प्रकार हमारा ग्राफिकल वेरिएशंस होगी। तो आप यहाँ कंप्लीट भी कर सकते हो नोट्स। तो ठीक है, लिख लीजिए। XC जब इंक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है? जब फ्रीक्वेंसी लेस होता है। जीरो होने से, फ्रीक्वेंसी जब जीरो हो जाएगा वो इन्फिनिटी पे टच करेगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से SC का वैल्यू घट जाती है यहाँ। ठीक है, तो लिख लीजिए। दो प्रॉब्लम्स हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक इंडक्टर कनेक्ट हुई है, इस एक एसी सोर्स को कनेक्ट हुए एसी सोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं। यहाँ L का वैल्यू दी गई है 2H 2 Henry। तो अभी इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। I कितना होगा? अच्छा ठीक है, V क्या होती है, किस फॉर्म में होती है? V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t के फॉर्म में होते हैं। तो इंडक्टर में कौन आगे रहता है? I आगे रहती है। तो I0 क्या होगी? अच्छा I0 नहीं, I का फॉर्मूला क्या होगी? ω2 माइनस π/2। ω2 के स्थान पर यहाँ कितने क्या है? 10t माइनस 10t प्लस 30 है। तो उससे फेज डिफरेंस क्या होगा? माइनस π/2। इससे तो ये वाला फेज कितना आ जाएगा? यहाँ पर करंट का पहले फेज निकालते हैं, वो कितना होगा? वो होगा ओमेगा टी के स्थान पर लिखेंगे 10t प्लस 30 माइनस π/2 मीन्स माइनस 90 डिग्री। तो 10t माइनस 60, ये हो गया करंट का फेज। करंट का फेज का पता चलते ही हम आगे बढ़ेंगे। I0, अच्छा I0 कैसे निकालेंगे? I0 है E0/XL। XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका वैल्यू क्या होती है?
टू पाई, अच्छा, ओमेगा एल, ओमेगा एल, ओमेगा के स्थान पर यहाँ क्या है, 10 है, ओमेगा के स्थान पर क्या है, 10, एल, एल के जगह कितना है, 2, अच्छा, ई जीरो के स्थान पर कितना है, 10, डाल दो, 10 ओमेगा भी 10, ये हो गया 2, ये आ गया 0.5, ठीक है। तो आगे लिखे हम आई का वैल्यू क्या होगा, इंस्टेंट आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, ये क्या हुए, इसका वैल्यू 0.5, आई जीरो के स्थान पर साइन ओमेगा टी की जगह निकाले थे फेज 10t माइनस 60, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है क्योंकि करंट पीछे रहती है, -π/2 लिखिए, ये ठीक हो गया। एंड आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस का वैल्यू हम निकाले थे, ये आई जीरो अपन √2 होगी, आई जीरो का वैल्यू क्या आ गया, 0.5, ये आई जीरो बाई √, इतने में ही रख लीजिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, समाधान करने से भी हो जाएगा। मैथमेटिक्स, यूज मैथमेटिक्स टू सॉल्व दिस। तो ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है एक, तो कैपेसिटर की, यहाँ पर क्या दी गई है, आईटी निकालने को दी गई है, भी का वैल्यू भी दी गई है, भी का वैल्यू है 10 sin 10। तो ये है हमारे क्वेश्चन जहाँ भी दी गई है, भी कैसे होता है, भी कैपेसिटर पे साइन ओमेगा टी -π/2 में होती है, ठीक है। तो कौन आगे रहती है, करंट आगे रहती है, तो करंट का फेज क्या हो गया, फेज ऑफ करंट ऑफ आई, उसका फेज क्या हो गया, ये जो है ये है, इससे π/2 आगे रहेगा, तो 10t लॉस π/2, लॉस π/2, इस जगह पर कितना है, 10t है, आई जीरो, क्या आई क्या होती है, आई जीरो साइन ओमेगा टी -π/2, ये जो है उससे π/2 ज्यादा, तो π/2 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ओमेगा टी आएगा जो कि यहाँ होगा 10t प्लस π/2, ठीक है। इससे ये इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज का या पोटेंशियल का जो फेज है उससे ज्यादा होगा π/2, मीन्स 10t से ज्यादा होगी π/2, ये ठीक है। आई जीरो का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अच्छा इसको ई हम लिखते हैं, ठीक है। तो आई जीरो का वैल्यू है ई जीरो अपन एक्स सी, ये आया था हमारा ई जीरो ओमेगा सी, सी का वैल्यू दी गई है, ओमेगा का वैल्यू है 10, सो यूज दिस, ई जीरो का वैल्यू है 10, ओमेगा का वैल्यू है 10, सी का वैल्यू है 2 माइक्रो फराडे, माइक्रो फराडे दी गई है, इसलिए 10⁻⁻6 है यहाँ पर, और सब ठीक है, ये वोल्ट पे है, ये सब ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे 10⁻2 इंटू 10⁻⁻4, अब ये एम्पियर में आ जाएगा, तो ठीक है। अब आई का वैल्यू क्या आ गया, ये वाला आई फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4 साइन 10t प्लस π/2, ये फेज हम यहाँ निकाले थे, ठीक है। अच्छा, फुल साइकिल में क्या होगा, फुल साइकिल पे तो करंट जीरो ही होगी क्योंकि ये एसी सोर्स है,
और हाफ साइकिल में क्या होगी, हाफ साइकिल पे करंट हम निकाले थे 2/पाई टाइम्स I0। I0 का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻⁴। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किए थे हाफ साइकिल में करंट का वैल्यू क्या होगी। क्या आया था 2/पाई टाइम्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हाँ I0 कितना आया 2 × 10⁻⁴। सो 2/पाई × 10⁻⁻⁴। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करके भी आप लिख सकते हो। जो भी हो, ये हमारे 2 क्वेश्चंस हम किए हैं। इसके साथ हमारा ये वाला जो क्लास खत्म होती है। तो इसकी आज एक विशेष दिन है। आज हमारे एक स्टूडेंट कृष्णा चंद्र त्रिपाठी, उनकी जन्मदिन है। उन्हें हम विशेष अभिनंदन ज्ञापन करते हैं। तो इसके लिए हम प्रस्तुत किए हैं ये शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं सफलं भूयात्, सकलं च शुभं भूयात्। सफलता के शीर्ष आपके कर्म के आधार पर प्राप्त करें, आपके कर्म उन्नत हो, जीवन समुन्नत हो। ये सारे शुभकामनाएं के साथ हम सभी दर्शकों के लिए, छात्रों के लिए अनुरोध करते हैं कि हमारी जो प्रस्तुति है आपके पास पहुंच रही है। आप इसको लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें प्रेरित करें। तो इतने समय तक हमें सुनने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।